कि एज पर एस्ट्रोलॉजर्स जो प्रिडिक्शंस हैं कि अभी भी इंडिया को टफ टाइम देखना पड़ेगा, वो ट्रू है? सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरी प्रेडिक्शन, कंट्री की प्रेडिक्शन के बारे में, वर्ल्ड की प्रेडिक्शन के बारे में, जनता के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। जी जी। तो इन सब चीजों को जानने के लिए एक कुंडली बनाई जाती है जिसका नाम है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸ਼ੋ ਚੁਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी, वेलकम टू अवर शो। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज पर एस्ट्रोलॉजर्स जो प्रिडिक्शंस हैं कि अभी भी इंडिया को टफ टाइम देखना पड़ेगा, वो ट्रू है या फिर कुछ रिलीफ मिलेगा? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि हर फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरी प्रेडिक्शन, कंट्री की प्रेडिक्शन के बारे में, वर्ल्ड की प्रेडिक्शन के बारे में। तो इससे एक जनता के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है या एक भ्रम बना हुआ है कि क्या होगा आगे, क्या जी नहीं होगा। जी जी। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक कुंडली बनाई जाती है जिसका नाम है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली, जी जो कि तब बनाई जाती है जब मीन राशि के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक समान अंशों पर होते हैं। तो उसके बाद जब चंद्रमा चलता है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली बनाई जाती है। और जो कि 29 मार्च शाम को 4:28 के आसपास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली को बनाया गया। जी। और इसी के आधार पर वर्ष का राजा और वर्ष का मंत्री निर्धारित किया जाता है। ओके। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है एक तिथि है कि जिस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन थी उस दिन शनिवार था। ओके। लेकिन उस दिन सूर्योदय के समय कोई और तिथि थी, जी। बल्कि अमावस्या थी। ओके। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली ने जो सूर्योदय देखा वो अगले दिन का देखा। जी तो जिस सूर्योदय को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली स्पर्श करती है जी। तो वही वर्ष का राजा होता है। तो ओके। अब क्योंकि उसने संडे की तिथि को स्पर्श किया जी। तो इसलिए इस वर्ष के जो राजा है वो सूर्यदेव है। ओके। और जिस दिन अ, हमारी मेष संक्रांति होती है, जी जब बैसाखी होती है, जी उस दिन जो वार होता है वो उस वर्ष का मंत्री होता है। जी। तो उस दिन भी रविवार ही था, ओके। तो मंत्री भी सूर्य देवी हुए। जी। तो जब जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली बनी वो हम्म। हमारी सिंह लगन से बनी। जी और सिंह लगन में इस तरह से बनी कि भी जो सेकंड हाउस है हमारा, उसके अंदर केतु विराजमान है। जी। और सप्तम हाउस में शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। जी। और अष्टम हाउस जो कि अच्छा हाउस नहीं माना जाता, हाउस ऑफ डेथ बोला जाता है, जिसमें ओके। उसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, वक्री बुध, वक्री शुक्र, राहु केतु एक्सिस में है। जी तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। इसके अलावा जो बाकी प्लेनेट हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, जी। वो दशम भाव में स्थित है। और मंगल जो है अष्टम भाव में स्थित है। क्योंकि हम भारत की बात करें पहले, सबसे पहले तो, और एक सबसे पहले तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कुंडली बनती है, ये कहते हैं कि उस दिन बनती है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का निर्माण किया था। जी। वैसे भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। उसके बाद जब वो 1 डिग्री पे आए थे, जब चंद्रमा चलता है तो फिर एक नए वर्ष का निर्माण होता है। जी। तो इसी के आधार पर कोई भी हम मुंडेन प्रेडिक्शन, किसी देश की प्रेडिक्शन, ब्रह्मांड की प्रेडिक्शन जी। करते हैं। अब जो लगन होता है वो एक तरह से देश हो गया। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या है कि लगन सूर्य, लग्नेश जो सूर्य है वो अष्टम हाउस में, हाउस ऑफ डेथ। जो वर्ष का राजा सूर्य जी। 8th हाउस में, हाउस ऑफ डेथ। ओके। और जो वर्ष का मंत्री सूर्यदेव, हाउस ऑफ, वो भी अष्टम हाउस में, हाउस ऑफ डेथ। जो ओके। कर्णिक मून है, जो एक जनरल जनता का कारक है, हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, देश की भी और पूरे विश्व की भी जनता को। 4th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा उसका कारक है, वो भी अष्टम हाउस में है। ओके। और राहु केतु पृथ्वी में है। तो यहाँ से लगता है कि भी जो लगन है उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, सप्तम हाउस में शनि बैठे हैं। जी। तो यहाँ पर एक लगन, लग्नेश का अष्टम में जाना
हम्म, और लगन के ऊपर शनि की दृष्टि होना, हम्म, और लग्नेश का राहु केतु एक्सिस में होना, और इतने सारे प्लैनेट साथ में होना, जी, और उससे उसी दिन शाम को 9:30 के आसपास एक ग्रहण लगा, जी, जो भारत में तो नहीं दिखाई दिया, वो यूरोप में दिखाई दिया ओके, ग्रहण। ओके, तो उस ग्रहण का, हालांकि ग्रहण जहाँ दिखता है वहीं दिखाई देता है, जहाँ दिखाई देता है उसका असर वहीं होता है जी, ज्यादातर। जी, जी, लेकिन अब यहाँ पर उसका असर होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि जितने भी प्लेनेट हैं हमारे, राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं, ओके, सारे के सारे। जी, तो इंडिया इंडिया के लिए तो कोई अच्छा तो सिम्टम नजर नहीं आ रहा कोई भी। और अब ओके, अगर हम इंडिया की जनता की बात करें, भारत की जनता की बात करें, तो फोर्थ हाउस से देखते हैं। जी, तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो हम्म, मंगल है, वो जी, भी अपने से एट्थ हाउस में है। ओके, भाई कुंडली के 11वें भाव में है, लेकिन हम्म, अपने से एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस, हाउस ऑफ डेथ। जनता का लॉर्ड अपने से एट्थ हाउस, हाउस ऑफ डेथ में। जी, कुंडली का चंद्रमा अष्टम भाव में, हाउस ऑफ डेथ में। जी, तो इसलिए कहीं भी रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा कि भाई कंटिन्यूशन में जो ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और जी, आज के देश में अगर हम ट्रांजिट की बात करें कि जो आज की डेट में ट्रांजिट किस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली तो बन गई, जी, उसके बाद अब ट्रांजिट की क्या पोजीशन है। जी, अब सिंह राशि, हम्म, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का लग्न है, हम्म, उसमें मंगल और केतु का बैठना जी, अ, इस समय उसमें, तो कहीं ना कहीं वो भी लगन को अफ्लिक्ट कर रहा है। और अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली का चौथा हाउस सिंह राशि है, और जी, चौथे हाउस में मंगल और केतु स्थित है, और सामने राहु है। जी, तो कहीं ना कहीं जनता वाला हाउस, राजा वाला हाउस, देश वाला हाउस जी, बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है। तो ओके, अभी ये जो मंगल और केतु सिंह राशि में है, ये जी, 31 जुलाई तक है इसमें। तो जी, और अब यहाँ पे पोजीशन क्या है कि शनि अपने घर में है सप्तम हाउस में, चित्र शुक्ल प्रतिपदा में। लेकिन जो उसकी लगन पे दृष्टि है, और फोर्थ हाउस पे भी दृष्टि है, जो जनता का लॉर्ड हाउस है उसके ऊपर भी दृष्टि है। तो जनता राजा दोनों को अधिकतर दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जनता को सचेत रहने की जरूरत है। अभी आपने देखा, पहले पहलगाम हुआ, फिर जी, उसके बाद ये अपना एयर क्रैश हो गया। जी, उससे पहले भारत को पाकिस्तान के साथ जी, युद्ध का सामना करना पड़ा। जी, 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 और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर कह लो, या जो भी उनकी इंटरफेरेंस भी फेस करना पड़ रहा है। जी, तो ये सब कोई अच्छा, अभी तो कोई अच्छा नजर आ नहीं रहा। और ये खाली यही नहीं कि भाई इसमें कोई युद्ध से या प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है इसमें। जी, अभी दो ग्रहण लगे, जो वो यूरोप में दिखाई दिए, हमारे यहाँ दिखाई नहीं दिए। जी, एक अभी ग्रहण लगने वाला है 7 सितंबर और 8 सितंबर मध्य रात्रि में ग्रहण लग रहा है, जो कि 7 सितंबर को 8:58 पर स्टार्ट होगा, और 8 सितंबर की मध्य रात्रि 2:25 तक चलेगा। ये लगभग लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा का समय है। तो चंद्र ग्रहण जितने घंटे चलता है उतना, उतने मंथ उसका असर रहता है। जी, और सूर्य ग्रहण जितने देर चलता है उतने वर्ष उसका असर रहता है। जी, तो अब मान लीजिए 5 घंटे से ज्यादा का ग्रहण है, तो इसका आने वाले समय में मोटे तौर पर भी देखें हम तो 5.5 महीने इस ग्रहण का असर रहने वाला है। जी, तो ग्रहण का मुंडेट पर बहुत असर पड़ता है। जो वैज्ञानिक है वो जो अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करते हैं, वो नीचे पृथ्वी के नीचे फॉल्ट लाइंस को देख के करते हैं, जी, जबकि ज्योतिषी प्लैनेट्स के आधार पर अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस करता है। और ग्रहण जी, का भूकंप से बहुत गहरा कनेक्शन है। जी, जब ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा और राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं, तो आमने सामने होते हैं या इकट्ठे होते हैं। जी, तो उस समय पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कि भी पृथ्वी एक जगह से कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जी। ग्रहण का इतना गहरा असर आ सकता है कि अर्थक्वेक आ सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली, इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली के दशम भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, और दशम और फोर्थ में जब ग्रहण लगता है तो ये अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है। जी, तो इसलिए थोड़ा सा, वैसे तो ज्योतिष संभावना है, जी, हम जो भी बात कर रहे हैं संभावना की ही बात कर रहे हैं। जी, तो लेकिन जो भी संभावना है, तो ग्रहण के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक से हमें वीवेयर रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जी। ग्रहण का नेचुरल कैलेमिटी से क्या कनेक्शन है? वो उसको कैसे अफेक्ट करती हैं? देखो ऐसा है कि जो ग्रहण है विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं का ही कारक है। जी, अब जैसे हम अर्थक्वेक ही ले लें, हाँ जी,
तो जो वैज्ञानिक है वो नीचे अर्थ के नीचे फॉल्ट लाइन को देख के अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करते हैं, जी। जबकि जो एस्ट्रोलॉजर है वो आकाश में ग्रहों की स्थिति को देखकर प्रेडिक्शन करता है उसके बारे में। फर्स्टली तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो एज पर एस्ट्रोलॉजर्स जो आजकल इंडिया पे टफ टाइम चल रहा है, उसमें आगे कुछ रिलीफ मिलेगा या ऐसा ही टाइम चलता रहेगा? भी अगर अब भारत की बात करें तो इसके लिए हमें पहले भारत की कुंडली देखनी पड़ेगी। जी। तो जो जिस बेस पे सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर या मैक्सिमम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जी। वो क्या कि इस समय मंगल और केतु की युति हुई है। जी। मंगल और ये केतु इकट्ठे सिंह राशि में इकट्ठे हैं इस समय। जी। और भारत की कुंडली का वो चौथा हाउस है, और जी। चौथा हाउस जो है वो जनता का हाउस है। और मंगल केतु की युति और राहु, मंगल का राहु केतु एक्सिस में आना और फोर्थ हाउस का फ्रिक्शन में आना, तो कहीं जनता को परेशानी को दर्शाता है। तो यही एक कारण है कि जब तक ये 31 जुलाई तक ये युति बनी हुई है, जी। तो तब तक सबका कहना भी ये है कि 31 जुलाई तक, जबकि मेरा मानना ये कि 31 जुलाई से आगे भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है उसमें। कुंडली के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए ताकि सभी को समझ आ जाए प्रॉपरली। अभी मैंने बताया कि जैसे इस वर्ष के जो लग्नेश है वो सूर्यदेव है। जी। लग्नेश मीन देश पूरा, जी। देश का राजा, हम्म, देश की जनता, जी। कि इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। अब जो हाउस ऑफ एट्थ हाउस है, जो हाउस ऑफ डेथ है, जी। भी देश के लगन लॉर्ड का, जिससे देश देश के शासक का, देश की जनता का लॉर्ड अगर अष्टम में, जी। तो हाउस ऑफ डेथ में, तो उसके लिए नेगेटिव है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि चंद्रमा भी अष्टम में, चंद्रमा को वैसे ही सामान्य तौर पे ही जनता का कारक माना जाता है, लोकतंत्र का कारक माना जाता है। तो चंद्रमा भी अष्टम में हाउस ऑफ डेथ में है, तो जी। वहां से भी दिख रहा है कि जनता को परेशानी है। जी। और उसके खाली उस अष्टम हाउस में ही नहीं, अष्टम हाउस में राहु केतु एक्सिस में है। हम्म। और अगर हम उसके आगे बढ़े भी, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, देश सेकंड हाउस से देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं जी। कि जो सेकंड लॉर्ड है हम्म। वही 11th लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड बुध है, जो वो वक्री होकर अष्टम हाउस में है। वक्री होकर और डेंजरस हो जाता है प्लेनेट ना, जी। और राहु केतु एक्सिस में, तो कहीं ना कहीं ये देश की अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ओके। और दूसरे शब्द में एक यहाँ पे, जहाँ पे आप एक बचाव की बात करें अगर हम, तो जी। वहाँ बचाव ये है कि भाई सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। जी। और द्वितीय भाव का जो स्वामी है, धन भाव का जो स्वामी है देश की कुंडली का, बुध की अपने ही भाव पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को नियंत्रित करेंगे। ओके। और उसके बाद आता है हमारा तीसरा भाव। हम्म, तीसरे भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। जी। और शुक्र भी अष्टम में स्थित है वक्री जी। होकर। जी। शुक्र जो है पड़ोसी देशों से रिलेशन को दर्शाता है। ओके। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। ओके। और उसके दशम भाव का स्वामी है और अष्टम में बैठा है, हम्म। तो जो हमारा देश के रोजगार है, जो कर्म क्षेत्र है, उसमें कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिस कर्मशीलता से कार्य होने चाहिए उस कर्मशीलता से कार्य ना हो। ओके। और अगर हम चौथे भाव की बात करें जी। इस कुंडली के, तो चौथा हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। एक तो वो अ, देश के राजा की कुर्सी का भाव है, ओके। और दूसरा जनता का भाव है, लोकतंत्र का भाव है। हम्म। अब उसका स्वामी मंगल है। हम्म। मंगल जो अपने से एट्थ हाउस में है, कुंडली के 11वें भाव में है। हम्म। भी किसी भी ग्रह का अपने से एट्थ हाउस में जाना उस भाव के सिग्निफिकेशन को कम करता है। जी। अब जनता का लोड अपने से एट्थ में है, तो लगन से भी जनता को परेशानी नजर आ रही है। जी। यहाँ से जनता का लोड भी अपने से एट्थ में है, वहां से भी परेशानी नजर आ रही है। जी। फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली में जो शनि है वो सप्तम भाव में बैठे, ओके। सप्तम भाव से वो लगन पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और फोर्थ भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता, जी। कि जहां जहां शनि देखते हैं वहां वहां नुकसान होता है, वहां वहां हानि होती है। जी। अगर लगन को देख रहे हैं तो देश को नुकसान, देश के राजा को नुकसान, देश की जनता को नुकसान। जी। और फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो वहां पे भी देश की जनता का ही नुकसान है। जी। तो कहीं ना कहीं जनता परेशानी में नजर आ रही है। हम्म। इसके बाद आता है पंचम हाउस। जी। पंचम हाउस जो शिक्षा, संगीत, खेलकूद को दर्शाता है, जी। उसका लॉर्ड बृहस्पति है। बृहस्पति जो अष्टमेश भी है कुंडली का, अष्टमेश मीन हाउस ऑफ
ऑफ डेथ का लॉर्ड है हम्म, वो दशम भाव में बैठा है। तो शिक्षा, खेलकूद और संगीत के लिए तो शुभ है। जी और दशम भाव में बैठा है बृहस्पति अष्टमेश होकर, तो फिर कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं रुकावट को दर्शाता है, या कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। जी जी इसके बाद अगर हम छठे हाउस की बात करें, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और रक्षा बलों को दर्शाता है हमारा, जी उसका स्वामी शनि है, जी जो कि सप्तम भाव में अपने ही भाव में बैठा है। तो जो सामान्य तौर पर शुभ है, जी लेकिन इसके लॉर्ड के ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। जी तो कहीं ना कहीं तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ओके और अगर इस सप्तम भाव की बात करें, तो सप्तम भाव में शनि अपने ही भाव में स्थित है, जबकि स्थिति बहुत अच्छी है, जी लेकिन उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। और एट्थ हाउस तो जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको कि एट्थ हाउस में लग्नेश सूर्य का एट्थ हाउस में आना, चंद्रमा का एट्थ हाउस में आना, वक्री बुध वक्री शुक्र का एट्थ हाउस में आना, और अ, राहु केतु एक्सिस में होना है एट्थ हाउस का। जी तो कहीं ना कहीं एट्थ हाउस जो है हमारे देश की मृत्यु दर को दर्शाता है। तो बड़े लेवल पे कोई आपदा होना, जिसमें बल्क में लोगों का मर जाना, या किसी तरह की क्षति हो जाना, जान माल की हानि हो जाना, जी उसको दर्शाता है। जी इससे आगे भी कोई चेंजेस आएंगी या ऐसे ही रहेंगे ये? नवम भाव जो कानून, न्याय और अ, धार्मिक संस्थानों का प्रतीक है, उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि है। तो हालांकि उसमें भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे जो उसका लॉर्ड मंगल है, जी वो अपने से थर्ड में है। तो थर्ड मीन पराक्रम वाले हाउस में है। जी तो इन चीजों में भी उतार चढ़ाव फेस करना पड़ सकता है हमको। तो ये लगभग लगभग 12 भावों का हमने इसमें कर, क्योंकि अब जब एक प्लेनेट दो घर का मालिक होता है, तो जब हम एक प्लेनेट के बारे में बोलते हैं, दूसरे हाउस के बारे में अपने आप उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। ग्रहों का आने वाले टाइम में क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि भाई चंद्र ग्रहण जितने घंटे चलता है, उतने माह तक उसका प्रकृति पर प्रभाव रहता है। तो ये ग्रहण 5 घंटे से भी अधिक समय अवधि का है। जी तो 5 माह तक इसका प्रभाव रहना स्वाभाविक है। एक तो मैंने बता ही दिया कि भाई अर्थक्वेक के चांसेस बन सकते हैं। जी दूसरा, एक कॉम्बिनेशन और लगता है कि जब भी बृहस्पति और शनि आपस में केंद्र में होते हैं, तो विश्व में और देश में बड़े स्तर पर बदलाव लाते हैं। जी और एक प्रिंसिपल हो रहा है कि जब किसी देश के राजा की कुंडली में सप्तमेश की दशा चल रही हो, जी तो उस देश को युद्ध का सामना करना पड़ता है। जी तो अब जो हमारे शासक हैं, उनकी कुंडली पुष्टि तो नहीं हुई इसकी, वो सही है या गलत है। जी जो भी सोशल मीडिया पर उनकी कुंडली उपलब्ध है, जी जो हमारे देश के शासक प्रधानमंत्री है, जी वो स्कॉर्पियो लगन से बनी है। तो उनकी 29 अक्टूबर से शुक्र की दशा आ रही है उसमें। जी तो सप्तमेश की दशा आ रही है, तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल भी लग जाता है। अगर वो कुंडली की पुष्टि है, अगर वो कुंडली ठीक है, तो वो भी इसको बढ़ावा देता है इस चीज के लिए। तो कहीं हमें ऐसा ना हो कि युद्ध का सामना करना पड़ जाए भविष्य में आगे जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें युद्ध का भी सामना करना पड़ सकता है। जी कुछ ऐसा बताएं जो नॉर्मल इंसान के लिए बेनिफिशियल हो। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर आदमी जो भी काम करना चाहता है वो उचित समय पर ही करना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष में मुहूर्त का प्रावधान है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति में कार्य को किया जाना मुहूर्त है। और हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें कुछ ऐसे अनसुझे मुहूर्त भी है, और कुछ ऐसे घटक भी है कि जिनमें काम करना चाहिए, जिनमें काम नहीं करना चाहिए। जैसे अब हर आदमी को नॉलेज नहीं होती, तो कई बार हमें मुहूर्त का समय भी नहीं पता होता कि कब क्या काम करना है। तो ज्योतिष में एक अभिजीत मुहूर्त का उल्लेख किया गया है, अभिजीत जिसे पराजित ना किया जा सके। सामान्यतः ये जो अभिजीत मुहूर्त है, 11:36 से 12:24 तक होता है। 45 से 48 मिनट का ये समय होता है कि जब किसी कार्य के लिए कोई शुभ कार्य समय ना हो, तो इस अवधि के दौरान हम कार्य कर सकते हैं। जी जो मैंने आपको समय बताया, 11:36 से 12:24, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसकी अवधि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के ऊपर डिपेंड करती है। जी जो दिन का 8वां मुहूर्त होता है, जी और वो अभिजीत मुहूर्त होता है। इसी प्रकार जो रात्रि का 8वां मुहूर्त होता है, वो अभिजीत मुहूर्त होता है। जी सूर्योदय से इसकी अवधि कम ज्यादा हो सकती है। जी अब
कुछ एक पौराणिक मान्यता है कि दिन के समय भगवान राम का जन्म हुआ था और रात्रि के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जी, तो भगवान राम के जन्म से 1 घटी पहले और 1 घटी बाद में शुभ है। 1 घटी मीन 24 मिनट की 1 घटी होती है। जी, और इसी प्रकार रात के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म से 1 घटी पहले और 1 घटी बाद का समय शुभ है। तो इस समय के लिए किसी भी और पंचांग की या किसी और मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। और जी, कुछ ज्योतिषियों का इसके ऊपर कहना है कि भई बुधवार को दिन के समय जो अभिजीत मुहूर्त होता है, क्योंकि दिन में राहु काल भी होता है, तो बुधवार को जो राहु काल होता है वो 12 बजे से लेके डेढ़ बजे तक होता है। जी, तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त लागू नहीं होता, क्योंकि उस समय राहु काल होता है। इसी जी, प्रकार शुक्रवार को जो राहु काल है वो 10:30 से लेकर 12 बजे तक होता है। जी, सामान्यतः एवरेज टाइम है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा टाइम। जी, तो उस समय जो अभिजीत मुहूर्त है, पहले 12 बजे से पहले वाला अभिजीत मुहूर्त नहीं मान्य होगा। जो पहले 12 बजे से पहले की एक घटी है, वो जी, शुभ नहीं मानी जाएगी उस समय की घटी। तो जी, सामान्यतः शास्त्रों में वर्णन है कि अभिजीत मुहूर्त में पूजा करके कोई भी शुभ कार्य या यात्रा करेंगे तो वो सफल होगी। जी। तो जैसे आपने मुहूर्त के बारे में बताया है, इसमें जो आम लोग जैसे शादियां करते हैं, जो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो नहीं जानते, तो वो एक कैसा टाइम चूज़ कर सकते हैं अपनी शादियों के लिए? शास्त्रों में विवाह के लिए भी कुछ अनसुचे मुहूर्त हैं, जैसे बसंत पंचमी, फुलेरा दूज, जी, अ, और अक्षय तृतीया, जी, देव उठानी एकादशी। जी, ये सब ऐसे अनसुचे मुहूर्त हैं कि जिनमें मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। जब हम इन डेटों पे हम कई बार शादी के लिए कुछ बुकिंग भी कराने जाते हैं, तो ये डेटें बहुत फुल मिलती है, क्योंकि ये अनसुचे मुहूर्त हैं। जैसे आपने अभी राहु काल वर्ड यूज़ किया है, तो उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए, ये राहु काल क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, अनसुचे मुहूर्त हैं, इनमें कार्य किए जा सकते हैं। तो राहु काल में कार्य नहीं किए जाने चाहिए। वैसे तो राहु काल जो है, इसकी मान्यता साउथ में ज्यादा है, जी, नॉर्थ में नहीं है। और अभिजीत मुहूर्त की मान्यता जो है वो नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में नहीं है। जी, तो राहु काल प्रत्येक दिन जिस तरह से अभिजीत मुहूर्त आता है, उसी प्रकार प्रत्येक दिन राहु काल भी होता है। तो हर दिन इसकी जो समय अवधि है वो अलग होती है। जिस तरह से अभिजीत मुहूर्त का समय भी आगे पीछे सूर्योदय और सूर्यास्त पर डिपेंड होता है, जी, लेकिन एक ये जनरल समय है, इससे समय आगे पीछे भी हो सकता है। जी, जैसे सोमवार को जो राहु काल होता है हमारा, वो सुबह 7 बजे 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक होता है। जी, मंगलवार को जो राहु काल होता है वो 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक होता है। जी, बुधवार को जो राहु काल होता है वो 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक होता है। बृहस्पतिवार को जो राहु काल होता है वो 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक होता है। जी, शुक्रवार को जो राहु काल होता है वो सुबह 10:30 से लेके दोपहर 12 बजे तक होता है। शनिवार को जो राहु काल होता है वो जी, सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक होता है। और रविवार को जो राहु काल होता है वो 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक होता है। वो हालांकि ये जो मैंने 1.5 घंटे का समय बताया, ये कोई फिक्स नहीं है। जी, ये सूर्योदय और सूर्यास्त पर डिपेंड करता है। ये समय अवधि पहले भी शुरू हो सकती है, जी, एवरेज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। जी, इसी प्रकार शास्त्रों में गोधूली लग्न का भी वर्णन है। संध्या के समय जब शाम को गऊ चर कर वापस लौटती हैं, तो उनके खुरों की जो धूल उड़ती है वह समय गोधूली का होता है। और इसी अवधि के दौरान जो लग्न उदय होता है उसे गोधूली लग्न कहते हैं। गोधूली समय जो है वो सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक होता है। लेकिन कुछ ज्योतिषियों में ये विवाद है कि बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से पहले के 12 मिनट गोधूली के शुभ नहीं होते, और शनिवार को सूर्यास्त के बाद के 12 मिनट शुभ नहीं होते। और इस लगन जब ये लगन उदय हो रहा होता है, तो उस समय अगर यदि चंद्रमा 1-6-8 में है तो भी गोधूली लगन शुभ नहीं होता। और यदि मंगल 1-7-8 में है तो भी यह लगन शुभ नहीं होता। अन्यथा ये सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर दलवीर सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।